कंटिन्यूस करना एंड वील हैव अ प्रॉब्लम क्लास। सबसे पहली चीज, हमें दो टेलीस्कोप पढ़ने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरा टेरेस्ट्रियल। ठीक, आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर व्यूइंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे सूरज, चंद्रमा, ये सब प्लैनेट्स एंड ऑल, ये इसके लिए यूज होता है। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज होता है टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो अर्थ पे ही एक कोने से दूसरे कोने पे काइंड ऑफ, ये सीन होता है। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज रिफ्रैक्टिंग, ये श्रेयसी ये वही क्वेश्चन तो नहीं है ईएम वेव्स का जो एक बार गौरी ने पूछा था मुझे मैसेज करके, मैंने उसको सॉल्यूशन भेजा था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, उसने एक क्वेश्चन भेजा था। एक रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन एक दिन गौरी ने भेजा था मॉर्निंग में, मुझे लगा ऐसा तो नहीं वही क्वेश्चन भेज रही हो। तो ये सीन है, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए, ये अपने सिलेबस में है और ये डिटेल स्टडी के लिए, ये नॉन डिटेल्ड स्टडी के लिए है। जो फॉर्मूले आप इसमें डिराइव करोगे वो सभी फॉर्मूले इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक, ये लेस इंपॉर्टेंट है बट सीबीएसई में लास्ट ईयर यही आया था, ड्रॉ द डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार ये आया है। अच्छा, चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा जी। बहुत सारे इसके नाम हैं, एनसीईआरटी में बहुत अलग अलग प्रकार के नाम लिखे हुए हैं। टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, लॉजिक अभी भी वही है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक आई पीस होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट के पास होगा, ये आपका आई पीस के पास होगा। दूसरा मैंने आपको समझाया था, टेलीस्कोप में जो इनकमिंग रेज हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो जब कोई भी रे बहुत दूर से आ रही होती है तो हम उसको नियरली पैरेलल मान लेते हैं। तो पैरेलल रेस को एक्यूमुलेट करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अपर्चर चाहिए। अगर बहुत बड़ा अपर्चर चाहिए, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप का विल बी ग्रेटर देन आई पीस। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप विल बी ग्रेटर देन आई पीस, हमेशा ध्यान रखना। मतलब आप ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बनाएंगे और आई पीस छोटा बनाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सब इस पे हैं, बट पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ। ये बिल्कुल नॉन डिटेल स्टडी के लिए, अगर आप बुक खोल के अभी डायग्राम देख लेंगे और सोचेंगे कि याद कर लें तो कभी याद नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं बना कैसे रहा हूं। ठीक, देखिए नाम में लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब इस टेलीस्कोप में नॉर्मली अभी तक आपने जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े सब में लेंस यूज किया था। एक्सक्यूज मी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक मिरर यूज करते हो। ठीक, अब आप मुझे सोच के बताओ, अपना दिमाग लगा के बताओ, मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करूं या कॉनकेव? मुझे बहुत दूर की लाइट को कहीं पर फोकस करके इमेज बनानी है, मेरे लिए कॉन्वेक्स मिरर एक बेटर चॉइस होगा या कॉनकेव मिरर बेटर चॉइस होगा? कॉमन सेंस की बात है। एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर रिफ्लेक्टिंग लिखा है तो मिरर इज 100% देयर। आप बताइए सोच के कि कॉन्वेक्स होना चाहिए या कॉनकेव?
बताइए। मिरर, अश्मित, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ऐसा। इस पर अगर तुम लाइट इंसिडेंट कराओगे, तुम्हें खुद नहीं पता कि कहां जाएगी। ये क्या कन्वर्ज होगी कभी? अगर तुम एक टेलीस्कोप पे कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लोगे, तो ये तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा ना बेटा। मिरर बोल रहा हूं, मिरर, ये नहीं यूज कर सकते। मैं सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसका डायग्राम रटना में भी बहुत कठिन है। तो आपको आराम से रट जाए वो मैं तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग है तो मिरर लगेगा, मिरर में कॉन्वेक्स लग नहीं सकता तो कॉनकेव लगेगा। ठीक, तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव की जगह एक कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक, अच्छा, टेलीस्कोप यूज कर रहा हूं तो लाइट रेस कहां से आ रही होंगी? ये मैं इसका बना दूं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर टेलीस्कोप यूज कर रहा हूं तो लाइट रेस कहां से आ रही होंगी बेटा? ऑब्वियसली इंफिनिटी से आ रही होंगी, बहुत दूर से कहीं से आ रही होंगी। अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो लाइट रेस कहीं बहुत दूर से आ रही होंगी। मान लीजिए ये बहुत दूर से लाइट रेस आ रही है। ठीक, क्या होगा भाई? कन्वर्ज करेंगी, ये आपकी ऐसे आएगी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। सिंपल रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। अगर आप अभी तक करते आ रहे थे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ये भी यहां से कन्वर्ज होके कहीं ऐसे आएगी। यहां तक क्लियर है? सो फार सो गुड, राइट? अब हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा। इन रेस को हम फर्दर एक और मिरर लगा लें। यहां पे ये एक और हमने प्लेन मिरर लगा लिया। ये देखने में प्लेन नहीं लग रहा है, बट इसको प्लेन ही मान लो। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ये प्लेन है। ठीक, जब ये प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा? यहां से अगेन इट विल रिफ्लेक्ट, इजंट इट? मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट होके यहां गया, और ये इंक्लाइन प्लेन मिरर था। अब आप लोग अगर चाहें तो यहां पर भी, अगर आपके पास बोर्ड में इतना टाइम हो, तो यहां पर भी मतलब आप इसका नॉर्मल अलग बनाइएगा, ऐसा, ऐसे इसका नॉर्मल अलग बनाइएगा, तो आप प्रॉपर दिखा पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आई गेस नहीं होगी। यहां तक डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? यस? क्यों भाई, यहां तक डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपने यहां पर यूज कर लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके कॉन्वेक्स लेंस का, अब जब आप बुक देखेंगे तो आपको डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि बना कैसे। ऐसे अगर देख लेते पागल ही हो जाते। अब ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। एक मिनट, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा? लाइट रे को कन्वर्ज करेगा। ठीक, और कहां से कन्वर्ज करेगा? ये क्या करेगा जब रे आपकी यहां पहुंचेगी, यहाँ, तो ये इसको भी कन्वर्ज करेगा।
और जब आप इस रे को पीछे बढ़ाएंगे स्ट्रेट, ये, और इस रे को पीछे बढ़ाएंगे, ये 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 एक पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपकी बनेगी, ये हो गई आपकी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। क्या बात समझ में आई? राइट। और ये जो रेज यहां मिली थी, ये आपके पहली इमेज बन गई ए डैश इंटू बी डैश। क्या डायग्राम की डिकोडिंग समझ में आई? अब बुक देखो तो डायग्राम समझ पाओगे। तो इस वीडियो को बार बार रिकॉर्डिंग में देख लेना। एक बार जब पूरा रट जाए, फॉर्मूले मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले वही आएंगे जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं। क्लियर? इज इट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायग्राम कैसे बनाए? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट, दैट इज वाई नाउ इट इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो इट इज वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्लियर है चारों लोगों को? ऑल फोर ऑफ यू, दीपिका, अश्मित, आलोक एंड श्रेयसी? I have tried my level best to make it as simple as possible. ट्रस्ट मी, सीधे बुक देखते तो छोड़ ही देते। मैं खुद अपने 12th में छोड़ के गया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे सर ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं था। कहा था ये जेईई में आता नहीं है, हालांकि आता भी नहीं था, लेकिन सीबीएसई ने पूछ लिया है तो तब से प्रॉब्लमेटिक हो गया। हाँ मतलब देखो, ट्रिक से याद होगा। आप ये बोलो कि हम 100 बार बना लेंगे और याद कर लेंगे, तो ये वैसा डायग्राम नहीं है बेटा। Good evening, Shivanshi. Welcome to the class and make sure you watch the recordings. You have missed how this gray diagram is formed. And for God's sake, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको रब करके फिर बनाएं। It took me good 10 to 15 minutes to draw this. आप ठीक है, ये सब लोगों को, दीपिका क्लियर हो गया ना? अभी फॉर्मूले लिख नहीं रहा हूं, फॉर्मूले बना लेना, मतलब अभी जब डिराइव करेंगे तो बन जाएगा। अब जो भी लोग लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देख के आए या लास्ट क्लास जो लोग अटेंड करके आए, उनको अब आगे की कहानी आसान लगेगी। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्या नाम है, आलोक, प्लीज नूतन के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा जिसके पास नया एडिशन है, मतलब जो सिर्फ 11 12 के लिए ही कर रहे हैं वो लोग भी नूतन के सारे क्वेश्चंस लगा लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं नूतन में इसके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बहुत ही अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है इसके, तो प्लीज इन्वेस्ट टाइम ऑन इट। चलो भाई, अब आते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे, द इजियर पार्ट। शिवांशी, तुमने लास्ट क्लास वाला रिकॉर्डिंग दोबारा देखा है? डिड यू अटेंड दैट क्लास? अभी मैंने आपको बताया 2 लेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, शेषी आप देख के आए थे बेटा? अगेन सर्किट कह रहा हूं,
रे डायग्राम नहीं देखिए अपनी बुक का, पहले मैं जो बना रहा हूं वो देखिए, और जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे देखिए। अगर आप में से कोई भी लास्ट क्लास के बारे में नहीं जानता है और वो गलती से ये क्लास अटेंड कर रहा है, प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लीव द क्लास, पुराना रिकॉर्डिंग देखो फिर आओ, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, दूर से रेज आ रही होंगी तो लगभग पैरेलल ही होंगी, लेंस से मिलेंगी, कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक, दूसरी रे मान लीजिए यहां से पास कर गई, ये थोड़ा कम डेविएट किया है। दूर से आ रही है तो विजुअल एंगल छोटा दिखना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल हमने शुरुआती इसी बात पे की थी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो वो छोटा सा विजुअल एंगल सब्सटेंड करेगा, तो ये विजुअल एंगल छोटा दिखना चाहिए आपकी रे डायग्राम में। अगर परफेक्शन चाहिए तो ये छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि विजुअल एंगल बहुत बड़ा दिख जाए। अब इस विजुअल एंगल के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे मुझे रे मिलानी है, तो यहाँ पर आपकी पहली इमेज बनी। ठीक, जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो कहां पर मिलती हैं, ये पॉइंट इस ऑब्जेक्टिव का फोकस ही होना चाहिए, यस और नो। द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द फोकस, इजंट इट? यस। अब आपको मैग्नीफाई करनी है इमेज, इसका मतलब है आप अपना आईपीस ऐसे एडजस्ट करोगे, you will adjust your eyepiece in such a way that this image lies between the focus and pole। समझिए बात, आप अपना आई पीस ऐसे एडजस्ट करोगे कि ये इमेज, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, मुझे अश्वित मैसेज करके याद दिला देना, ये क्या था, जनरेटर, दिस इज योर आई पीस। ठीक, अब अगर ये के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो इन लार्ज वर्चुअल वही सब इमेज बनेंगी। यस यस, आपकी मर्जी है, आप जहां चाहें वहां इमेज बनाएं। मैंने आपको उस दिन भी दोनों रेस से समझाया था, चाहे आप इस रे डायग्राम का इस्तेमाल करें, चाहे वो जो पैरेलल आती हैं आंखों वाली वैसे यूज कर सकते हैं, आपका कॉल है, श्योर कॉल नाउ। फाइनली आपकी ये पहली इमेज बनी थी, इसको अपन ए डैश बी डैश बोल रहे हैं ना हमेशा, ए डैश बी डैश, ये दूसरी इमेज बन गई। अब ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने ये वाली इमेज यहां बनाई थी, तो ये वाली इमेज यहां क्यों नहीं बन सकती? पहली चीज तो थ्योरेटिकली आप सोच सकते हो बन सकती है, बट प्रैक्टिकली आप ये सोचो कि आपने आईपीस बहुत ज्यादा फोकल लेंथ का बनाया है, इतनी ज्यादा फोकल लेंथ का है ये ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में आईपीस का फोकल लेंथ कम है,
तो आप मुझे बताओ, एक कम फोकल लेंथ का लेंस एक बड़ी फोकल लेंथ की लेंस के लेफ्ट में इमेज कैसे बनाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप पुराना डायग्राम देखो, ऐसा ही कुछ तो वहां पर भी था। आ गया, ये देखिए, ये किसी के दिमाग में आया? ये क्वेश्चन तो नहीं आया कि यहां पर तो सर इमेज आपने इसके इधर बनाई हुई है, ये रे डायग्राम तो सिमिलर ही हो गया, बट यहां पर खेल है फोकस का। आप किस फोकल लेंथ के लेंस यूज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर उससे ज्यादा दूर जाके थोड़ी रे को फोकस करा पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा गलती से ए डैश बी डैश यहां मत बना देना। ठीक है, कोई भी बच्चा गलती से ए डैश बी डैश यहां मत बना देना। आपके आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपके डेरिवेशन वाले पार्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट गई क्या? आपके डेरिवेशन वाले पार्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेक्निकली वो सही नहीं है। ओके, अब अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अल्फा वॉज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई नेकेड आई and beta was the visual angle subtended by the aided eye, isn't it? यही था। yes, एक था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय नेकेड आई, एक था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एडेड आई, या फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करती थी। तो क्या ये बीटा हुआ? ये बीटा हुआ, और क्या ये अल्फा हुआ? अनएडेड आई। अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि सर अनएडेड आई है, उसमें तो आपने अलग से बताया था कि ये बना, ये बना, ये अल्फा है। यहां पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही है, हम ऑब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट की कोई पिन नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही है, तो यहां पर यही एंगल तो अल्फा होगा। दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस, यस और नो? अगर ये एंगल अल्फा है बेटा, तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा। यस और नो? यस। अब पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। व्हाट इज tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाई, इसको कुछ बोल दो यार, इसको बोल दो ऑब्जेक्टिव का सेंटर, इसको बोल दो E का सेंटर। ये हो जाएगा ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ही तो आएगी। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ही तो आएगी, आएगी। इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, फोकस पे ही तो बनेंगे, इजंट इट? अब ये वाला ट्रायंगल ले लो। ये वाला ट्रायंगल, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाई, क्या ये माइनस यू ई होगा? ये जो ग्रीन से मैंने बना रखा है ये वाला, ये माइनस यू ई होगा। यस, होगा। तो मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, मतलब बीटा बाई अल्फा यानी कि माइनस एफ ओ अपॉन यू ई आ जाएगा मैग्निफिकेशन। अब हमेशा दो केस बनाते
आते हैं। केस 1, फाइनल इमेज को इन्फिनिटी में, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी और माइनस 1/-UE। तो FE बराबर UE। अगर FE बराबर UE तो M इज इक्वल टू माइनस F0 divided by FE. This is the magnification when the final image is formed at infinity. Okay. Case 2, final image है least distance of distinct vision, माइनस लिखें क्योंकि फाइनल इमेज इधर ही बन रही है रे डायग्राम के हिसाब से देखें तो VE is equal to minus D final image at least distance of distinct vision. Again 1/FE is equal to 1/VE minus 1/UE. So 1/FE is equal to minus 1/D plus 1/UE. अब यहाँ पर देखो अपने पास 1/UE है, इस मैग्निफिकेशन में 1/UE की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए 1/UE यहाँ से कितना आएगा 1/FE प्लस 1/D। ये वैल्यू अगर वहां रखेंगे तो m था माइनस F0/UE, नहीं था ना, माइनस F0/UE। m आ जाएगा माइनस F0, 1/UE की जगह रख दीजिए 1/। अब बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, हर बुक ने अलग अलग टाइप का फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है। तो ये आपका कॉल है, आप कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, आप जो फॉर्मूला यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। ओके जैसे आपकी बुक में हो सकता है ये लिखा हो माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D, ये लिखा होगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो वही आएगा। अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ओके आई होप क्लियर है। राइट इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेंथ ऑफ ट्यूब, ये है लेंथ ऑफ ट्यूब। देखो अगर समझ में आ जाता है तो इजी होता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल इसलिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये है आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब, ये isn't it? क्या लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस UE नहीं है? The length of tube is FO plus UE. Okay. So this brings us to the end of telescope and microscope. इसके अलावा आपके चैप्टर में दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस किन्हीं दो इमेजेस के बीच में जबकि हम इन दोनों इमेजेस को डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेज कितनी बना सकता है। दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास हैं तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ये पावर कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को कितना डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज बना के दिखा सकता है,
रिजॉल्विंग पावर, ये इसमें एमसीक्यू में 1-2 नंबर में आ सकता है। रिजॉल्विंग पावर आपका 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में एक चीज और, ये एक और, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नहीं पढ़ाया गया होगा किसी के यहाँ? एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़ाते हैं किसी के यहाँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाया गया क्या? एक्चुअली डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जो क्वेश्चन बनता है वो वेव नेचर ऑफ लाइट में बनेगा। आपकी बुक में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दिया होगा, किसी ने पढ़ा है, कभी देखा है बुक? एनीवन? उसमें परेशान मत होइएगा कि सर ने यहाँ छोड़ दिया है, ये हम जब मैटर वेव पढ़ेंगे ना तो वो अपने आप ही हो जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं है। ओके, राइट, फाइन। अच्छा, और एक आपकी बुक में और एनसीईआरटी में भी है, ह्यूमन आई के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, देख लो ये भी। ह्यूमन आई के लिए जो एलआर होता है, एलओआर, ये होता है 1 मिनट। ये याद रखना पड़ेगा। दिस इज, अच्छा जिनको ये नहीं पता इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं ये लेक्चर ऑफलाइन वालों को भी दूंगा, तो उसमें कुछ बहुत ही कमजोर और गरीब बच्चे हैं, इसको 1 मिनट पढ़ते हैं। अगर ये 1 मिनट है तो एलओआर का वैल्यू हो जाएगा, प्लीज ये मत पूछना कि ये कैसे आया। ओके, सबको ये पता है कैसे आया? जब हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे तो मैंने इस पर एक क्वेश्चन कराया था, कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? और अगर ह्यूमन आई का एलओआर 1 मिनट है तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 मिनट से कम एंगल अगर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी आंखें उनका इमेज ठीक से नहीं बना सकती। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट्स 1 मिनट से कम वाले उस पर हैं तो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन सकती। ओके, दो ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो ए, एक ऑब्जेक्ट ले लो बी। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है x और यहां पे है आंख। मान लो आंख पे एंगल बना रहे हैं थीटा, ठीक, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू x अपॉन डी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा? अगर आंखों पे बन रहा है तो व्हाट इज थीटा मिनिमम? थीटा मिनिमम इज 1 अपॉन 60 डिग्री, राइट। अब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, तो 1 अपॉन 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 60 रेडियन। कन्वर्ट मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक। आपसे वो पूछ रहा है ये एक्स मिन कैसे निकालोगे, एक्स मिन। तो जब थीटा मिनिमम है तो एक्स भी मिनिमम होगा, तो थीटा मिन इज इक्वल टू एक्स मिन बाई डी। थीटा मिन आपने देख लिया कितना है, थीटा मिन आपने देख लिया ना, ये आया आपका। तो थीटा मिन की जगह रख दो पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 60, रख सकते हैं? यस, यहां आ गया एक्स मिन, यहां आ गया डी। व्हाट इज एक्स मिन? एक्स मिन इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर होता है। T इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर।
तो 0.25 इंटू पाई की जगह रख दो 3.14, इसकी जगह रख दो 180, इसकी जगह रख दो 60। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। बहुत गंदा सा आंसर आएगा, मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ 1 mm आएगा। सॉरी 1 नहीं आता है, 0.1 mm, सॉरी 0.1 mm आएगा। ओके, 0.1 mm इसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब हुआ अगर आंखों से 25 सेंटीमीटर पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ये उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की मिनिमम दूरी है जब उनकी इमेज प्रॉपरली बनेगी। बात समझ में आई? हाँ, उतना ही है। ठीक, बिल्कुल ठीक निकाला है तुमने। ये तुमने निकाला है 0.072, यही निकाला है ना mm। इसको हमने 0.1 mm अप्रोक्सीमेट कर लिया है। 7 को 9 10 इतना ही मानेंगे, इतना ही एनसीईआरटी ने भी माना है। यही बिल्कुल सही वैल्यू निकाली तुमने, 0.0726 ये आती है, मैं याद है 0.0726 mm ये वैल्यू आती है। इसको 0.1 mm सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 0.1 mm पे हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर पे हैं तो उनकी इमेज बनेगी। इससे कम अगर दूरी है ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो हमारी आंखें उस इमेज को देख नहीं पाएंगी। बात समझ में आई? ओके, नीट के जो आपको वो मिलते हैं क्या, एमसीक्यूज, उसमें एक बार मैंने देखा था ऑप्शन ये भी, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आईज, बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। रिजॉल्विंग पावर अभी मैंने आपको बताया 1/LOR होती है। LOR का मतलब थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम आपने कितना निकाला हुआ है देखिए जरा, ये निकाला है 1/थीटा मिनिमम का मतलब समझे आप? 1/थीटा मिनिमम का मतलब हुआ ऊपर आ जाएगा 180 इंटू 60, नीचे आ जाएगा 3.14। जरा सॉल्व करके बताओ ये 344 समथिंग क्या आता है, शायद एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है 3440। एक बार सॉल्व कर लो, ये आपकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर है। इन केस आपकी किस्मत खराब हो और आ जाए नीट वीट में तो आपको पता हो। ठीक, ऐसे ही माइक्रोस्कोप की, ये मैंने आंखों की निकाल के दिखाई है, ऐसे ही सबकी याद कर लेना। माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की तो नहीं होगी। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा 3440 ही ठीक है। एक चीज और है, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में आपको थ्योरी है नहीं बताई थी, रेनबो की बताया था। देखिए दो प्रकार के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। मैं आपको क्विकली बता देता हूं ताकि एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो रेनबो आपको तभी दिखाई देगा जब सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। ओके, रेनबो आपको तभी दिखाई देगा जब सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। कभी भी आपने ऐसा रेनबो नहीं देखा होगा कि सूरज भी दिख रहा है और रेनबो भी दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। प्राइमरी रेनबो देख लीजिए, लाइट आ रही है, ये डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये प्राइमरी रेनबो है। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, लाइट लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहां से फिर यहां जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में। आपकी बुक में बहुत बड़ा सा चार्ट बना होगा, वो पढ़ लीजिएगा। जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। यहां पर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहां पर 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। और आई होप आप समझ रहे हैं कौन सा रिफ्लेक्शन है। ठीक, क्लियर है बात? इसके अलावा क्लास 10th में एक चीज थी, वो आसमान नीला क्यों दिखता है, ये सब मिराज विराज, ये सब तो नहीं बताना ना? क्यों बेटा, ये सब तो नहीं बताना है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है। आपने पार्टिकल नेचर खत्म कर दिया है। अब लाइट एज अ वेव पढ़ना है हमें, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस वाले सेशन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। वैसे हमने बीच में एक सेशन किया था, अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे कुछ। सबने रिकॉर्डिंग देखी थी? वो जो प्रिज्म वाले क्वेश्चंस किए थे, सबने रिकॉर्डिंग देखी थी? वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो फिर, I'm ending it for the day. We'll catch up in the next class with numerical problems. Okay, thank you so much. Bye.